जो हम मूवीज में देखते हैं, व्हाट इज आर्मी, आखिर आर्मी करती क्या है? जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, रॉन्ग। सब लोग पहले ओ मेरा बेटा आर्मी में जाएगा तो पहला विजुअलाइजेशन एक ऋतिक रोशन, एक हथियार और उसके पास जो अनएंडिंग एमुनेशन है। हे भगवान, किधर से बॉस, किधर से? ये तो बेवकूफी है ना, ये नहीं होगा। द सैक्रिफाइस व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस इज अ वेरी लार्ज एरिया। सैक्रिफाइस ऑफ टाइम, सैक्रिफाइस ऑफ प्रायोरिटी। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी बीवी ध्यान रखेगी, आपका टाइम नहीं है। देयर इज नो सैटरडे संडे। लेकिन मैम अभी भी आपने ग्लैमरस चीजें तो बोली नहीं, जैसे रॉ कमांडो, मरीन कमांडोज। रॉ तो इट इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर। इट इज नॉट एन आर्म फोर्सेस, राइट? इट इज कम्स अंडर एमओडी ऑफ कोर्स, बट वो उसका काम अलग है। इंडियन आर्मी में इंटेलिजेंस है। इट इज अ वेरी वेल वाइड स्प्रेड मिनी वर्ल्ड इन द बिगर वर्ल्ड एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। हाउ डू वी जस्टिफाई किलिंग बाय जस्ट वी आर प्रोटेक्टिंग अवर एरिया फ्रॉम देयर्स? इंडिया कभी भी किसी को पिन पॉइंट करके मारता नहीं। आप अगर घुस रहे हो, आपको फिर भी अलर्ट किया जाता है। पहले उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, बाद में अगर नहीं होता है, ये सिचुएशन आ जाती है कि उनको मारना ही पड़ रहा है, दैट इज द टाइम वी आर नॉट ट्रिगर हैप्पी आर्म फोर्सेस। पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी किसकी है, या कौन से नंबर पे इंडियन आर्मी है? हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग रेडीनेस ऑफ द वॉर, दैट इज अंडर डेवलपमेंट। हमारे हेलमेट्स, हमारे बुलेट प्रूफ, हमारी गन्स, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारे मिसाइल्स, व्हीकल्स जो हम लोग यूज करें, दे स्टिल रिक्वायरमेंट। हमारे ऑटोमाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स हैव येट टू अंडरगो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपग्रेड। एवरीथिंग डिमांड्स मनी। आपको ऐसा लगता है कि जो जानबूझ नहीं मैं तो पैसा नहीं खर्च करूंगा? अरे पैसा उस देश का होना भी तो चाहिए ना। तो फिर बजट में उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जा रहा? यू आर अ कंट्री विच इज सपोज टू बी मैच्योर, लेकिन तुमने बोला। एक दिन आप कह रहे थे आप आर्मी में जाना चाहते हैं, क्यों? अबे एक बार मेरे हाथ में बंदूक आ जाए और एक बोफर्स गन ना, पूरे बॉर्डर पे जाके धाक 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 दूंगा सब पे। ऐसे नहीं होता आर्मी में, मूवीज में होता है। रियल आर्मी होती ही क्यों है, कैसे फंक्शन करती है, इंडियन आर्मी कैसे अभी इवॉल्व हो रही है, और लेडीज़ का आर्मी में इंडक्शन और लेडीज़ का क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में बात हुई है इस पॉडकास्ट में। एंड तक बने रहिए। आज की हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमलप्रीत सागी जी, जो कि 22 साल आर्मी में सर्व करने के बाद आज की डेट में वो नए बच्चों को आर्मी के लिए ट्रेन करती हैं। और इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमारे बेसिक सवालों से लेकर कॉम्प्लिकेटेड सवालों तक सारे जवाब दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और पॉडकास्ट शुरू करते हैं। कमल मैम, मैंने इंटरनेट पे बहुत जगह कमेंट्स में पढ़ा है और रील्स भी देखी है। बहुत लोग जो आम नागरिक होते हैं वो ये पूछते हैं आखिर आर्मी करती क्या है? मतलब वॉर तो हर दिन तो होता नहीं है, तो आर्मी एक्चुअली किस लिए होती है? क्या हमारे काम आती है? क्या किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, या हमें इतनी सारे फ़ौज की ज़रूरत होती है? तो ये बेसिक्स क्लियर नहीं है बहुत लोगों के। हालांकि बहुत लोगों के हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने वॉर्स देखे हैं और पता चलता है जब घुसपैठ हो रहा है या टेररिज्म हो रहा है तो उसकी ज़रूरत है। बट व्हाट इज़ आर्मी के विजन मिशन कि हमको ये करना है, व्हाट इज़ दैट? घर पे ताला क्यों लगाते हो यार तुम? ताकि चोर ना आ जाए। आया तो नहीं? आया तो नहीं। आया था क्या? नहीं आया तो नहीं ना। तो हम नहीं लगाएंगे तो आएगा। या उसको रास्ता मिलेगा। किसी ज़माने में चोर नहीं आते थे। कई हमारे पूर्वजों की कहानियाँ सुनी होंगी, दरवाजे पे ताले ने, दरवाज़ा खुला होता था। एंड धीरे 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 जैसे जैसे इंसान का लोभ मोह बढ़ता गया, अहंकार बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके दायरे, उसकी हवस भूख बढ़ती गई कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, चीज़ें बढ़ती गई। आप एक समाज में रहते, प्रिमिटिव लेट्स से समाज में रह रहे हो, और आप हर रोज़ जाते हो, आप हंट करने जाते हो, हंट करके वापस आते हो, एंड देन रात को खाना खाते हो, बैठ जाते हो। खाने को भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड पॉपुलेशन इज़ नॉट एन इशू। फिर भी रात को कोई ना कोई, तब पहले मानते कि कोई संतरी नहीं बैठ रहा था, रात को एक शेर आया या फिर कोई डायनासोर आया, आपका कोई बंदे को उठाकर मार के चला गया, ठीक। देन उसने नेक्स्ट डे सब लोग बैठे, अरे बड़ी प्रॉब्लम है यार, कुछ तो करते हैं टाइप्स। तो उसने बोला चलो रात को ना एक बंदा हमेशा जागा रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से एक बंदा जागने लग गया, ठीक है। फिर संख्या बड़ी, थोड़ा सा अब एक उस एरिया में वो लोग की संख्या बढ़ गई, ठीक है।
फिर एक और जो जगह पे लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, उन्होंने सुना अरे वो कबीला है ना, उसमें मस्त खाने को मिलता है और अपना वो इलाका नहीं है, अपन वहाँ पर जाके कर नहीं सकते हैं, और मगर अपन चाहते हैं। तो वो लोग आने लग गए उस कबीले वाले इलाके में आकर के, उन्होंने मारना पीटना और खाना स्टार्ट कर दिया वो एनिमल्स को। इन लोगों के खाने की वांदे पड़ गए, तो इन्होंने बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो हमारा इलाका है, चलो हम मार्क कर देते हैं ये इलाका को, कोई इधर आएगा ना तो हम उसको वैसे ही मार के चले जाएंगे। ठीक है, वो इलाका मार्क करने लग गए, उन दोनों में झगड़ा होने लग गया, मेरे इलाके में कैसे आया, फिर बोलते तुम्हें कहाँ मार्क किया हुआ है, मेरा इलाका है ना। जो भी उसमें से सुप्रीम था उसने बोला ये मेरा इलाका, ठीक, इलाका मार्क हो गया, राइट। अब वो उसमें से आने नहीं लगे, और अब वो बात अलग है कि बाद में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गए कि तुम मुझे इतना दोगे तो हम तुम्हें इतना देंगे। नाउ दैट इज़ हाउ ट्रेड स्टार्टेड, बट हम अभी ट्रेड पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं। फिर कुछ महीनों के बाद वही कबीले को मालूम पड़ा ये तो सिर्फ खड़े रहते हैं, कुछ आता वाता नहीं है इनको, अपन थोड़ा सा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना तो अपन इनको ओवर पावर कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ, एक दिन वो लोग आए और उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा तीर कमान लिया, पत्थर वत्थर लिया, जो भी उस ज़माने में होता था, उनको ओवर पार कर लिया। तो इस कबीले का नाम लगाते थे अल्फ़ा और उसका लगते थे ब्रावो। अल्फ़ा वाले कबीले को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमारा कौन सा एरिया था जिसमें कि ये लोगों ने हमें मात दी। इन्होंने ज़्यादा इक्विपमेंट को यूज़ किया, स्टाइल को यूज़ किया, अपन ट्रेनिंग करते हैं, अपन अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, अपन भी ऐसे कोई ना कोई नया नया ईजाद करते हैं, अपन को अपनी फैमिली को बचाने का, अपने खाने पीने को बचाने का, पानी को बचाने का, वरना तो अपन भूखे मर जाएंगे, राइट। इंसान को सुबह, एज एवरीबडी नोज़ कि इंसान को सुबह उठना पड़ता है, सुसु पोटी करता है, पेट खाली हो जाता है, फिर भूख लगती है, रोटी कपड़ा मकान अगेन। तो उन्होंने बोला, अब उन्होंने सबने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। अब जब सबने वो करना स्टार्ट कर दिया तो शिकार करने कौन जाएगा। तो पंचायत ने बोला ऐसे तो चलेगा नहीं, बड़े बुजुर्गों ने बोला चलो ठीक है ऐसा करते हैं, ये लोगों को अपन शिकार करने की भेजते हैं और ये लोग को अपन ट्रेनिंग देते हैं। ये लोग ट्रेनिंग करेंगे और इनका काम ही ये होगा कि हमको प्रोटेक्ट करें उन सब लोगों का। इनको अब क्या हुआ उस ज़माने में, क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि धीरे धीरे करके सबको मालूम पड़ गया कि भाई इनके पास ऐसे लोग स्ट्रांग हैं। नाउ दिस इज़ व्हाट आर्मी डज, इट प्रिपेयर्स, प्रोटेक्ट्स द नेशन, द कंट्री पीपल फ्रॉम गेटिंग अफेक्टेड बाय द इन्वेजन ऑफ अदर कंट्रीज। आज वो कहानी अलग है कि वो इन्वेजन अब डिजिटल हो गया है, साइबर वॉर हो गया है, फ्रॉड साइबर क्राइम्स पे आ चुका है, वो भी हम लोग वी आर गोइंग इनटू दैट। बट जब तक 1965, 1971, थोड़ा 1999 तक भी ऐसी वॉर्स थी जो कि फिज़िकल स्कर्मिशेस पे थे, फिज़िकली इन्वेजन्स होते थे। अचानक से तो कोई भी इंसान आज मैं आर्मी में हूँ, नाउ मैं नामी, अब मैं जाऊँगा, मैं गन खरीदूँगा, गन से मैं लोगों को मारूँगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, राइट। माइंडसेट, ट्रेनिंग, अल्टीमेटली इज़ अ पर्सन, उसको बंदे को ट्रेन करते हैं और आपको मेंटली तैयार करते हैं कि तुम्हारा काम, तुम्हारा दायित्व रक्षा ही करना है, अपनी कंट्री को बचाना है। लेकिन अगर यही एनालॉजी लेते हैं, जब हम प्रिमिटिव्स थे और हमने दायरा बनाना शुरू कर दिया, बाउंड्रीज बनाना शुरू कर दिया, आज की डेट में तो कंट्रीज़ डिवाइडेड हैं इस तरह से, लेकिन ये तो इंसानी फितरत है कि आप अपना दायरा, जैसे हम कहते हैं ना कुत्तों का एरिया होता है, इंसान तो समझदार है खैर, लेकिन ठीक है वो समझदार इतना भी नहीं है अल्टीमेटली। लेकिन हाउ डू वी डिसाइड कि जो हम कर रहे हैं एज एन आर्मी, अल्टीमेटली आर्मी को करना तो यही है कि दुश्मन को हराने के लिए उसको या तो ख़त्म करना होता है, तो अल्टीमेटली वी आर किलिंग ईच अदर, राइट। सो हाउ डू वी जस्टिफाई किलिंग बाय जस्ट वी आर प्रोटेक्टिंग अवर एरिया फ्रॉम देयर्स। यहीं पर ये सिर्फ सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट आपने दिखाया है, बताया है। आप इंडिया की स्ट्रैटेजी देखो, इंडिया कभी भी किसी को पिन पॉइंट करके मारता नहीं है। पहली बार नहीं, फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम। आप अगर घुस रहे हो आपको फिर भी अलर्ट किया जाता है, उसके बावजूद आपको इट इज़ ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज़ बीन डिक्लेयर्ड दैट
टेररिस्ट्स, पहले उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, बाद में अगर नहीं होता है एंड देयर इज़ अ सिचुएशन जहाँ पर ये सिचुएशन आ जाती है कि उनको मारना ही पड़ रहा है, दैट इज़ द टाइम वी आर नॉट ट्रिगर हैप्पी आर्म फोर्सेस। मैं रादर आई वांट टू टेल, कई बच्चों से पूछा है कि तुम्हें फ़ौज में क्यों जाना है, गन मिलेगी, डोंट कम, प्लीज़ डोंट कम, गन मिलेगी। जैसे बचपन में होता था ना। हाँ, और मैं गन को लेके घूमूंगा और गन को लेके मारूंगा, देन यू आर द मोस्ट डेंजरस पर्सन गोइंग ऑन। फौज में ऐसा नहीं है कि गन मिली, हथियार एमिनेशन मिला, गोला बारूद, ये दे मारा, तू भी मिला, तू भी मारा, ये मारा। योर एमिनेशन इज़ मेजर्ड, आपको इतना एमिनेशन मिलेगा, एक एक गोली। ऑफकोर्स जब ऑपरेशन हो रहा था वो बात अलग है, उसमें भी देयर इज़ एन अकाउंटेबिलिटी, बट ऐसा नहीं है कि गन मिली और मारना, दे धनाधन मारना। जैसे स्पाइडरमैन सर कहते हैं, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ही आपके पास गन आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीजेज मैनी फोल्ड्स। आप वहाँ पर किसी इंसान को मारने नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर आप इंसान को मारने जा रहे हैं तो आप में और सामने वाले बंदे में, जो हम जिसे टेररिस्ट कहते हैं, आप में और उस इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। द इमोशन मैटर्स, वॉट इज़ द रीज़न एंड द वाई बिहाइंड, दैट्स रीज़न। मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, अपना वाई हमेशा क्लियर रखने का बॉस लाइफ में, कभी गिल्ट कॉन्शियस नहीं आएगा। हाँ, अगर तुम सोशियोपैथ बन चुके हो, साइकोपैथ बन चुके हो, फिर तो तुम्हारा वाई तो वैसे ही लॉस्ट हो चुका है, बट यू आर नॉट अ सोशियोपैथ, यू आर नॉट अ साइकोपैथ, तो तुम्हारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। घुसपैठिया है, पहले उसको बताया जाता है, थम कौन आता है, वो बंदा अपने को आइडेंटिफाई करता है, नहीं कर पाता है उसको बोला जाता है, आपके ऊपर शॉट दिया जाएगा, उसको मारने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए दिया जाता है। बट इफ़ देयर इज़ एन ऑपरेशन विच इज़ गोइंग ऑन एंड उसका उद्देश्य आपको मारने के लिए है, फिर तो मैं ये नहीं बोलूँगी ये मेरी छाती प्लीज़ यहाँ पर दागना, ये तो बेवकूफ़ी है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा कि मैं एक सिटिंग डक हूँ, तुम आके मुझे गला काट के चले जाओगे, ये भी नहीं होगा। सो फर्स्ट मिथ हम आउट कर देते हैं। द सैक्रिफाइस विच इज़ आस्क्ड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस इज़ अ वेरी लार्ज एरिया। सैक्रिफाइस ऑफ टाइम, सैक्रिफाइस ऑफ प्रायोरिटी। आपके घर में कोई दिक्कत है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर मदरलैंड पर आ गया, मातृभूमि पर आ गया, देन प्रायोरिटी प्रोसीड्स, मातृभूमि ही प्रायोरिटी बनेगी, दैट इज़ अ सैक्रिफाइस। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी बीवी ध्यान रखेगी, सैक्रिफाइस। आपका टाइम नहीं है, देयर इज़ नो सैटरडे संडे। बाय द वे, जो बच्चे ये सोच रहे हैं मेरा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, रॉन्ग। मैं जब छुट्टी से वापस आती थी तो पहले 4 दिन में सिर्फ सोती थी, बिकॉज आप देयर इज़ नो, एंड हैप्पीली सो, कोई टाइम नहीं है। नॉट बिकॉज कि मेरे बॉस ने बोला कमल तुझे रात के 2 बजे तक ऑफिस में रहना है, काम है, दायित्व है, कौन करेगा, कोई बगल से आएगा क्या, आपने ही करना है। एंड दैट डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। I want to take a step back. Can I take a step back? Because it's a very large question that you asked. आप एक बंदा देखते हो और आपको लगता है, सब लोग पहले ओ मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, तो पहला विजुअलाइजेशन वॉर मूवी में ऋतिक रोशन फाइटिंग एंड गन के साथ, यहाँ पर चोट लगी, यहाँ चोट लगी। भाई साहब ऐसा नहीं है बॉस। लेट्स नाउ रील को रिवाइंड करते हैं। एक बंदा, हथियार और उसमें गोला बारूद या एमिनेशन। फ़ौज क्या चीज़ है? वो बंदा जो वहाँ खड़ा है, वर्दी में खड़ा है, वर्दी कहाँ से आ रही है? जूते कहाँ से आ रहे हैं? मशीन कहाँ से आ रही है? मशीन गन है, गन कहाँ से आ रही है? उसमें एमिनेशन है, वो कहाँ से आ है? भूखा पेटा तो भूखा तो खड़ा नहीं होगा, पानी के बगैर तो खड़ा नहीं होगा। वो खाना किधर से आ रहा है? उसके बाद में किसी गाड़ी पे आया है, वो गाड़ी किधर से आ रही है? वो चलने लायक है कि नहीं है? उसको कौन ध्यान रख रहा होगा? वो आगे है, उसको कम्युनिकेशन करना है, वो किससे कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन आपको क्या दिखता है? एक ऋतिक रोशन, एक हथियार और उसके पास जो अनएंडिंग एमिनेशन है। हे भगवान, किधर से बॉस, किधर से? आर्म फोर्सेस इज अ एपिटमी एग्जाम्पल ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ ऑल द डायरेक्शन। खाना पीना से लेके मेडिकल इवैक्यूएशन से लेकर के आपकी फ्लैंक प्रोटेक्शन, यानी कि आप अगर यहाँ पर हैं तो आपके इधर से कौन आपकी सुरक्षा कर रहा है, इधर से कौन सुरक्षा कर रहा है। अगर आपने इस डायरेक्शन में जाना है तो एनिमी को कैसे चकमा देना है, फायर पावर को देना,
ये सारी की सारी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी प्लानिंग है। एक बंदा आपको दिखता है ऑन ग्राउंड कि वो गोली दाग रहा है, मगर उसको गोली दागने की सक्षमता देने वाली ये जो सब लोग लगे हुए हैं, दैट इज़ आर्म फोर्सेस। एंड उसके एक के बगैर भी वो गोली नहीं दाग सकता। फॉर एग्जाम्पल, भूखा है, ताकत ही नहीं होगी, पानी नहीं है, हिम्मत ही नहीं होगी, उसको इल्यूजन्स मतलब उसको मिराज हेलुसिनेशंस आने लग जाएंगे। लेट्स से असला ख़त्म हो गया, वो किसको दागेगा? खुद टारगेट बन जाएगा। देयर इज़ नो फ्लैंक पार नहीं होगा, एनिमी का डाइवर्जन नहीं हो पाएगा। देयर इज़ नो फायर पार नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इज़ आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस करती क्या है? आर्म फोर्सेस उस समय के लिए तैयार होती है जब आपको ज़रूरत होगी और अलर्ट मोड पे रहती है। एंड आजकल, बाय द वे, लेट मी जस्ट, एवरीबडी नोज इट, अभी उरी के बाद आप सबको ऐसे लगने लगा है कि रेड हो रही है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हेलो, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, हेलो, वेलकम टू द ओल्ड वर्ल्ड। हर रोज़ होता है, हर रोज़ वहाँ से कोई ना कोई आता ही है। हर रोज़ देयर इज़ एन एक्सचेंज। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हर रोज़ देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फायर। वो लोग मारेंगे, वो लोग, आपका एक्सचेंज होगा ही होगा, आप जवाब दोगे ही दोगे। ऐसे नहीं कि हाँ भाई कैसे हो तुम, चल रहा है तुम्हारा, ठीक चल रहा है, शाम को नेक्स्ट 5 दिन के बाद उन्होंने रेड मारी, सब दिन शांत हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम टीम से काम करते हैं, कोई एक जन जा रहा है तो उसके पीछे सपोर्ट है उसका, लेकिन जो हम मूवीज़ में देखते हैं, ऑब्वियसली मूवीज़ का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग वैसे ही समझते हैं उसे, तो जज्बे का कोई काम नहीं है क्या एक सोल्जर के जीवन में कि नहीं आज आई एम फीलिंग पावरफुल, आई विल किल ऑल द एनिमीज़, या मैं आगे जाके अप फ्रंट में लेके इनिशिएटिव लेकर मैं मारूंगा लोगों को? टाइम फॉर ए स्मॉल ब्रेक। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है इंटीरियर वन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक मुंबई बेस्ड रेसिडेंशियल इंटीरियर्स करने वाली टर्नकी कंपनी है। हमारे ऑफिसेज हैं डोंबिवली, थाने और बोरिवली में। हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या वर्कशॉप है। हम प्रीमियम इंटीरियर्स करते हैं आपके टेस्ट और स्टाइल को समझ के। डिस्क्रिप्शन में और डिटेल्स हैं। चलो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। एकदम सही जा रहे हो ना। सो वी आर गिविंग फ्री विल टू किल एनीबॉडी। लेट मी अगेन टेक अ स्टेप बैक। वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड। Are we an organization which is unstructured? No, na. We work on an objective. I will not name a country, लेकिन अगर वहाँ की जो मिलिट्री है वो रैम्पेंट हो रही है, कभी कुछ भी कू कर देती है, किसी को भी गिरा देती है, इज़ दैट कंट्री स्टेबल? इट इज़ नॉट स्टेबल, राइट? सो आपको किसी स्ट्रक्चर में काम करना है। सब लोग बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव है कि हर रोज़ असले को, गोला बारूद को उड़ा देना, तो प्लीज़ जो करना है करिए। लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका अगर वॉर डिक्लेयर करना है, देन लीगली वन विल गो फॉर अ वॉर, राइट? और उसमें भी ऑब्जेक्टिव तय होगा कि ये रुकना कहाँ पर है, ठीक है? और अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, फिर तो ये होगा कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पीओके में जाकर के 4 गाँव को अपने हाथ गिरा कर आ जाऊंगा। फिर तो वही हमारे परदादा, जो दादा परदादा ने काम किया था, छोटे छोटे टुकड़ी में, प्रिमिटिव लेवल, हाँ प्रिमिटिव, छोटी टुकड़ी में गए, फिर तो मुझे कोई भी दबोच लेगा, फिर मुझे कोई भी मेरे अगेंस्ट आतताई कर लेगा, फिर तो फ़र्क नहीं रह जाएगा ना। मिलिट्री इज़ ऑब्जेक्टिव बेस। ऑब्जेक्टिव इज़ व्हाट, अगेन कमिंग बैक टू दैट, मैंने आपको जो डेफिनेशन बोली थी, बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हियर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंट्री। कंट्री का बेटरमेंट के अलावा ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। एंड आजकल के ज़माने में प्रवीण, थिंग्स हैव चेंज्ड। किसी ज़माने में न्यूक्लियर पावर नहीं था हमारे पास, तो आज ये नहीं होता, आज मेरा मन कर रहा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, 4 गोले उसने दागे, 50 मैं दागूंगा। हेलो, एस्केलेशन, डिप्लोमेसी, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। आपको अगेन वही जो हमने कहा था ना, बात कर रहे थे, मेरा दायरा इतना है, मगर दायरा यहाँ से भी चढ़ के देखना है ना, इफेक्ट क्या आ रहा है। यू आर अ कंट्री विच इज़ सपोज टू बी मेच्योर, लेकिन तुमने बोला मेरा मन कर रहा है, देन योर इमेज गोज फॉर अ हाई जंप। आपका कभी मन नहीं कर सकता ऐसा मन नहीं, देयर इज नो मन। कर्नल मैडम, आई वांटेड टू नाउ अंडरस्टैंड कि भारत की जो सेना है वो कितनी अलग अलग टाइप्स की है। मतलब हम बहुत सारी चीज़ सुनते हैं, BSF, नेवी,
आर्मी, एयरफोर्स, तो एग्जैक्टली है कितने सेनाएं अलग अलग और क्यों है ये सब सेनाएं? सो यू मीन, मैं बोलूँगी बट दिस इज़, आप मेरे को जहाँ तक लगता है आप बेल्ट फोर्सेस की बात कर रहे हैं. सो पहले तो मैं अपना ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँगी. इंडियन आर्म फोर्सेस में यू हैव नेवी, इंडियन नेवी, जो कि आपके जल के आउटर बाउंड्रीज़ को ध्यान रखती है. इंडियन एयरफोर्स जो कि आपकी वायु के थ्रू आपका बाउंड्रीज़ का ध्यान रखती है. एंड देन देयर इज़ लैंड, दैट इज़ आर्मी, राइट, जो कि लैंड की जितनी भी बाउंड्रीज़ है उसको आपको ध्यान रखती है. हमारी बहुत और भी ब्रॉडर फंक्शंस होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इतना ही समझते हैं. देन यू हैव ITBP. ITBP इज़ दी टिबेटन बेल्ट का जो फोर्सेस हैं, वो आपके वो वाला एरिया को देखती है जो कि तिब्बत एरिया को है, वो पूरा का पूरा देखती है. माउंटेन्स पे वो आपके ITBP को देखती है. दैट इज़ ऑल्सो देयर. ओके, इट इज़ ऑल्सो बेल्ट फोर्स, लेकिन फोकस्ड ऑन द ओनली ऑन दैट एरिया. देन यू हैव सशस्त्र सीमा बल. ओके, दैट इज़ ऑल्सो देयर. एंड देन यू हैव, आप मेरी पूरी की पूरी क्लास लेने वाले हो. ओके, एंड देन व्हाट ऑल डू यू हैव? यू हैव NSG, राइट, टेररिज्म को करने के लिए. एंड देन यू हैव ATS, एंड देन यू हैव CRPF, देन यू हैव BSF, बॉर्डर एरियाज़ को. जब कुछ एरियाज़ में आर्मी जो पीछे वाले एरिया में होते हैं, जब उसको आगे जा कर के ही करना होता है, तो BSF, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाले बॉर्डर में BSF को डाला हुआ है. कि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इतना एक्टिव नहीं है, तो BSF को वहाँ पर लगाया हुआ है. बट दे आर दी वंस हमारी बाउंड्रीज़ को सुरक्षित कर रहे हैं. सो इतनी सारी, अभी मैं लिस्ट बनाने लगूँगी. आपने पहले बोला होता तो मैं पूरी की पूरी एग्ज़ाम को तैयारी करके आती. सो लेट्स से कि ये सारी की सारी हमारे जो असम राइफल्स, राइट, विच इज़ ऑन द ईस्ट साइड, बाय द नेम ओनली सजेस्ट कि असम को पूरा का पूरा वो ध्यान रखती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर आवर बेल्ट फोर्सेस. ये सारे एक ही आर्मी में आते? नहीं, दैट्स द रीज़न मैंने बेल्ट फोर्सेस करें. आर्मी का अगर करते हैं तो आर्मी में 3. And I forgot the Coast Guard as well. Coast Guard is also not armed forces, but it is Coast Guard. Coast, हमारे कोस्ट को गार्ड को नहीं, नेवी भी नहीं आती है. दैट इज सेपरेट ऑल टुगेदर. आर्म फोर्सेस में, इंडियन आर्म फोर्सेस में 3, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये 3 आते हैं. अब आप इंडियन आर्मी में आप पैदल फोर्स, उसे इन्फेंट्री कहते हैं. बड़ी बड़ी गन्स, बोफोर्स, LFG, IFG, उसे आर्टिलरी कहते हैं. आर्मर्ड टैंक्स, उसे आर्मर्ड कहते हैं. ज़मीन से आसमान को दागने वाली जो गन्स जो रखते हैं उसको एयर डिफेंस कहते हैं. आर्मी एविएशन भी है, जो कि आर्मी में भी एविएशन एक डिपार्टमेंट होता है, जो कि हमारे पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उनको वो हम लोग यूज़ करते हैं. दैट इज़ आर्मी एविएशन. देन इंजीनियर कोर होता है. अब आपकी पैदल सेना भी अगर मान लो पहाड़ों से जानी है या नदी से जानी है, तो उनके ब्रिज बनाने पड़ेंगे. थोड़ा सा हम किसी को बोलेंगे आज आ जाओ जी बनाओ, फिर वो 5 वर्षीय योजना में बनाएंगे, तो इंजीनियर्स हैं. अब हम, जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम आगे चले गए, तो कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए, तो सिग्नल्स हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस. अब आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं, जो हथियार लेके जा रहे हैं, वो ख़राब हो गई, तो मैकेनिक, रिकवरी, चीज़ों को ठीक करना, वहाँ जाके ठीक करना या पीछे आके ठीक करना, EME, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अच्छा, जो आप कपड़ा, असला, हथियार जो भी आप लेके जा रहे हो, लॉजिस्टिक्स, यानी कि ऑर्डिनेंस हो गया. खाना पीना ASC हो गया. अब अगर आपको चोट चाट लग गई तो मेडिकल हो गया. सो दिस इज़, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ बिन वेल स्ट्रक्चर्ड. दिस इज इंडियन आर्म फोर्सेस. ये पूरी दुनिया हो गई है एक साथ. इट इज अ मिनी वर्ल्ड. लेकिन मैम अभी भी आपने ग्लैमरस चीजें तो बोली नहीं, जो हमारी है, जैसे रॉ कमांडो, मरीन कमांडो, नहीं, सुनने के लिए ओहो बहुत अच्छा लगता है ना आप लोगों को. रॉ किधर है? रॉ तो इट इज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर. इट इज़ नॉट इन आर्म फोर्सेस, राइट. इट इज कम्स अंडर MOD ऑफ कोर्स, बट वो उसका काम अलग है. इंडियन आर्मी में इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस इज देयर. उसका काम है सारा का सारा इन्फॉर्मेशन. क्या बोलते हैं उसे, कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस. हाँ, कुछ तो सबको सेंसेशनल होना चाहिए बहुत. लेट मी ब्रेक द स्पॉयलर्स अलर्ट. इट इज़ नॉट एज
Indian Army is not glamorous. Let's just forget it. फिर ऋतिक रोशन आता है Oh my गॉगल्स God, डाल के। चश्मा और पहन सनी के देओल आता आता है, है। वो संदेश से आते गा के वीर उड़ा देता है, वो भी नहीं है। हाँ ना, आप जाकर के पूछो, जैसे आप छुट्टी लेकर जाते हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास भी जब छुट्टी लेकर, जब मैं भी अपनी छुट्टी लेके जाती थी तभी, नहीं कमल, ये चीज़ आ रही, ये चीज़ आ रही, ये चीज़ आ रही है, यू हैव टू सैक्रिफाइस सो मेनी थिंग्स। अच्छा पहले इस यंगस्टर को जाने दे, इसने इतने महीने से नहीं गया हो, इसको जाने दे, तू बाद में चले जाना। बंदे तो उतना ही है, काम कौन करेगा ग्राउंड पर? अच्छा मेरा एक सवाल था जो नहीं आपने नहीं, अभी तो बाकी है। अभी इंडियन एयरफोर्स में यू हैव ग्राउंड ड्यूटी, ग्राउंड नॉन टेक्निकल, टेक्निकल एंड द पायलट्स। ओके, इक्वली इम्पोर्टेंट। ग्लैमर क्या है? पायलट, उसका काम, यस ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी हाई अलर्ट काम ऑफ कोर्स, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी का काम उससे ज़्यादा है। अगर मान लो उसने ढंग से टायर का नहीं चेक किया, मशीनरी को चेक नहीं किया, वो तो मशीन वहाँ पर फट जाएगी। मगर उस बेचारे को जो इतनी सारी मेहनत करके उसको उड़ा रहा है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। सेम इज़ विद द नेवी, मार्कोज हैं ऑफ कोर्स, कमांडोज हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, बट वो तो स्पेसिफिक एक नीश के लिए काम कर रहे हैं। बाकी सारे जो अपनी पूरी 24/7 जो अपनी हालत ख़राब कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो इट इज़ अ वेरी वेल वाइड स्प्रेड मिनी वर्ल्ड इन द बिगर वर्ल्ड, एंड एवरी पर्सन इज़ मैम इम्पोर्टेंट। जब युद्ध नहीं हो रहा है या कोई कॉम्बैट या कोई मिशन नहीं हो रहा है, तब ये कमांडोज या मरीन कमांडोज ये एक्टिव कैसे रहते हैं? क्योंकि पुलिस में देखते हैं आप तोंद आ जाती है। You are regularly training, regularly running BPT, regularly doing the training exercises, regularly working on your, आपकी फायरिंग हो ऐसे होती, चाहे मार्कोज हो, चाहे नॉर्मल अपना सोल्जर क्यों जो कमांडो नहीं है, वो भी हमारी हर महीने फायरिंग होती है, हर सुबह आपकी रन हो रही है, हर महीने में एक बार BPT हो रही है, हर महीने में आपका PPT हो रही है, जो 2.4 वाली जो किलोमीटर है वो आपकी रन हो रही है। यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट, राइट? और आपका जो है आपकी आप अगर आप नई जगह पे पोस्टिंग चलेगा, लेट्स से एनवायरनमेंट चेंज हो गया, आप प्लेटू पे थे आप, या आप पहाड़ पे चले गए, आपके वहाँ की वॉरफेयर के लिए आपके रिफ्रेशमेंट्स कोर्स चल रहे हैं। इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। मैंने तो आवड़े, मतलब मैं तो गुजराती में इसलिए बोलूँ, मुझे तो सब आता है फिर तो। लेकिन मतलब आपको तैयार रहना पड़ता है कि कल कुछ भी हो जाए तो आज मेरी तैयारी है। यस, यू कैन नॉट वेट कि मेरे को तो आता है ना, मैंने तो 5 साल पहले किया था ना, एक्सक्यूज मी, 5 साल पहले में, यू आर एज ओल्ड, यू आर ओनली एज, लग जाएगा ना बंदूक में, हाँ। और तेरा बुलेट नहीं फायर Yeah. होगा, यू विल हैव टू ऑलवेज कीप इट ऑयल्ड। मैं किस सवाल पे आ रहा था थोड़ी देर पहले, जब आप ये एक्सप्लेन कर रही थी ना कि 3 अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसके अंदर इतने सारे लोग हैं, क्या इन सब में और फिर उनके अंदर भी जो लोग हैं सबका ओहदा सेम होता है क्या? मतलब रिस्पेक्ट और क्या कहते हैं जो ये है वो सेम है क्या? I got it. वेरी वेरी स्मार्ट क्वेश्चन है। गलत सवाल आपने पूछा, लेकिन पूछा सही, क्योंकि ये लोगों को लगता है, जब भी मेरे कोई बच्चे जब आर्म फोर्सेस में जाके जब उनकी कोई डिपार्टमेंट सर्विसेज को चुनने की बारी आती है, तो मेरा एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसको जाना था इन्फेंट्री में और वो कैजुअलिटी हो गया EME में, उसका मूड ख़राब हो गया। क्या मैम, मैं तो EME में आ गया। मैंने कहा अच्छा ये बता तुझे दुख क्यों हुआ? एक्शन ही नहीं है। मैंने कहा हु गेव यू दिस इम्प्रेशन कि एक्शन नहीं है? आई एम एन EME ऑफिसर बाय द वे। तो बोलता है कहाँ मैम, बंदूक लेके जाने का, पेट्रोल करने का, लोगों को मारने का, ये सब का सारा तो थ्रिल तो उधर ही है ना। मैंने कहा तो मैं तो कुछ भी बोलूँ, मुझे सुनना ही नहीं है मैम, मेरा तो मूड। उसने मेरा फ़ोन उठाना, मतलब ही वॉज सो मच अंडर फीलिंग बैड कि उसने मेरे को, नहीं मैम मुझे कन्विंस कर रही हैं, मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज वही बच्चा है, उसके पास टाइम नहीं है। बोलता मैम मुझे पता नहीं चलता कि दिन कहाँ स्टार्ट होता है, एंड इट इज़ सुपर एक्साइटिंग। माई डे स्टार्ट्स विद नॉर्मल PT जो कि सब जगह होती है। लेट मी टेल यू द कॉमनैलिटीज़। PT होगी, सब जगह होगी। हाँ, अगर आपको पेट्रोलिंग जाना है इन्फेंट्री में, तो वो आपकी ड्यूटी का पार्ट है। तो EME में अगर आप हैं, तो आपको मॉर्निंग में आकर के अपनी गाड़ियों को चेक कराना ही कराना है, तो वो आपका काम है, राइट? एंड उसमें भी उतनी ही एम्बिग्यूटी है, कम से कम उसमें ये तो रूटीन है कि आप पेट्रोलिंग जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चले ना चले, आपका बंदा आए ना आए, ये सारा का सारा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका मॉर्निंग स्टार्ट होती है आफ्टर PT एंड ऑल दिस स्टफ। 8 बजे मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है। वो वाला बंदा भी अपने मॉर्निंग में आता है, ये थोड़ा ना कि हथियार लेके वो भी चल रहा है, ऐसा नहीं है बॉस। हाँ, उसके यहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें उसका बॉस, उसका कंपनी कमांडो किसको चुनता है, फिर वो उसमें जा रहा है, वो अलग कहानी है। हो सकता है वो ज़्यादा फ्री हो और आप नहीं फ्री होंगे, बिकॉज आपको ऑफिस में आने के बाद
एक EME ऑफिसर को, लेट्स से मैं EME की बात करती हूँ, या ऑर्डिनेंस ऑफिसर को जाकर के पूरा अपना देखना है स्टॉक, मेरे पास क्या स्टॉक है क्या नहीं स्टॉक है। मैं ये नहीं कह सकती अरे मैंने ना चेक नहीं किया था तो मेरे पास ये स्टॉक नहीं, 15 दिन के बाद आना, 1 महीने के बाद आना। कुछ कुछ स्टॉक में ऐसा होता है, अगर नहीं है तो आई हैव टू बी प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव। अगर गाड़ी का स्पेयर नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकती कि ओके, मैं अगर मान लो जैसे श्रीनगर ऐसी जगह पे हमारे ज़माने में तो तब भी टाइम पे टर्न अराउंड पीरियड बहुत लंबा हुआ करता था, बट आज तो इतना भी एक्सेप्टेड नहीं है। यू हैव टू बी फास्ट डिसीजन। आर एक्स चीफ सेड कि वी हैव टू टेक डिसीजन फास्ट। अभी वो टाइम नहीं रह गया कि मेरे को 15 दिन का गैप चाहिए, जो चाहिए वो मुझे प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव मुझे कल ही चाहिए था। तो वो सारी की सारी प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग वो आपने करनी, उस यंगस्टर ने करनी। ग्राउंड पर आपका जवान आपको चेक कर रहा है कि साहब नया नया आया है। हर जगह यही होता है, पहले दिल चेक यू हैव टू अर्न देयर रिस्पेक्ट। ये नहीं कि बिकॉज मैंने 2 तारे लगा के रखे हैं तो आई यू विल गेट द रिस्पेक्ट। आपको ग्राउंड पे काम करना है। लेकिन हर एक डिपार्टमेंट में भले वो नया आ रहा है, ये आ रहा है, इसी बिगर जो पहले से था वो पहले बड़ा आदमी है और तुम छोटे आदमी हो, ऐसा होता है क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि यू टॉकिंग अबाउट हायरार्की। Hierarchy में भी कह सकते- मेजर साहब, लेफ्टिनेंट साहब, मैं कैप्टन भी साहब, उससे फर्क हाँ कह सकते तो अगर आप सीनियर हो तो सीनियर हो, जूनियर हो तो जूनियर हो, मगर वो हायरार्की तो चेंज नहीं होगी ना। यू हैव, अगर मैं आपसे 1 दिन भी बड़ी हूँ या व्हाटएवर 6 घंटे बड़ी हूँ तो आपको सैल्यूट तो मानना है। पर जैसे कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा स्किलफुल हो तो आप अपने पुराने एम्प्लॉयज से भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता है क्या? सी आई टेल यू समथिंग, नो, इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, अगर एक जवान है वो ACC की एंट्री की स्कीम के तहत अगर ऑफिसर के लिए बनने के लिए SSB देता है एंड वो हो जाता है तो वो ऑफिसर बन जाता है, बट डायरेक्ट नहीं, SSB देनी पड़ती है। ओके और उसकी कुछ एज क्राइटेरियाज भी होते हैं, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। वो SSB देकर ऑफिसर बन गया, ट्रेनिंग करने के बाद उसने, एंड देन ही बिकम्स एन ऑफिसर, देन वो ऑफिसर बन गया, बट उसका भी वो जूनियर है किसी फलाने कंपैरेटिव किसी से तो जूनियर ही रहेगा। लेकिन अगर लेफ्टिनेंट बन गया है तो वो लेफ्टिनेंट जो है कैप्टन से जूनियर है, तो वो दैट पर्सन विल सैल्यूट। हो सकता है कि उसने 5 साल नौकरी करी हो फौज में एज अ जवान और बाद में वो ऑफिसर बना है, लेकिन है तो लेफ्टिनेंट ना। तो देर इज़ अ हायरार्की यू हैव टू मेंटेन एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर तो आप रोग बन जाओगे, जाना तुझसे बात नहीं करता ऐसा। इसमें आप सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर देंगे कि सबसे लोअर क्या होता है, फिर ऐसा हायरार्की एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। मेरी SSB चल रही है ना। इसमें बहुत है, बहुत बड़ा बहुत है। हाँ, Yeah, so बहुत ज़्यादा है। सो हायरार्की करना चाहेंगे तो मेरे को SSB के लिए फिर से सब कुछ खोलना पड़ेगा, बट बहुत नॉट levels होते हैं क्या अंदर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेफ्टिनेंट इज द न्यूली कमीशन ऑफिसर, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल एंड देन अ जनरल, एंड आजकल तो CDSP इज है, CDS इज ऑल्सो देयर। सो नाउ लेट्स अगेन हायरार्की की बात। आपने मुझे जो सवाल पूछा है कि इट्स रिस्पेक्टिंग एंड फॉलोइंग ऑर्डर्स, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, अदरवाइज तो हेवायर हो जाएगा ना, सब इधर उधर भाग जाएंगे। आई गेट टू अदर एस्पेक्ट नाउ। इंडियन आर्मी, मतलब मैं ऐसा जानना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी किसकी है? ऐसे नहीं पूछने का। नहीं ये कह रहे, वो तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी ही है। या कौन से नंबर पे इंडियन आर्मी है? अगेन बायस्ड ओपिनियन, मेरा देश महान, ठीक है। माई इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी एंड बिलीव यू मी इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द हमारा लेवल ऑफ एम्पैथी इज़ वेरी हाई। वी अंडरस्टैंड ह्यूमन बींग्स मच बेटर देन व्हाट अदर आर्म फोर्सेज अंडरस्टैंड। उसके लेवल पे वी आर वन ऑफ द बेस्ट, राइट। बट देर आर अदर कंपेरेटिव मेजर्स एज वेल। हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग रेडीनेस ऑफ द वॉर, वो दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट। अगर आपने इस साल का डिफेंस का बजट देखा होगा, इट इज़ मच हायर। कारण क्या है? वी हैड टू, हमारा वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हमारे उसमें गैप है। तो वो हमारे क्या कहते हैं, हेलमेट्स, हमारे बुलेट प्रूफ्स, हमारी गन्स, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारी मिसाइल्स, हमारे व्हीकल्स जो हम लोग यूज़ करें, दे स्टिल रिक्वायरमेंट। हमारे ऑटोमाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स हैव येट टू अंडरगो lots and lots of up. In comparison to which country? और कंपेयर आप थोड़ा सा रिलेटिविटीली बताओ, क्योंकि आप बहुत वेग बोल रहे हो मुझे एकदम। इन कंपैरिजन, ओके, इन कंपैरिजन टू चाइना हो गया, इन कंपैरिजन टू US हो गया, सो रशिया हो गया, ओ वी आर फार बिहाइंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतने बोफर्स है तो उनके पास बोफर्स से कितने ऊपर है? ऐसा नहीं बता सकते। या AK-47 No, I will not like to get into that. So
आप तो AK-47 की बात करो, मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग ऑफ कैलिब्रेशन, आई एम टॉकिंग ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द वेपन्स. मतलब हेलमेट्स या आपका No, bullet no, no, proof you are talking कैपेसिटी, मतलब ये अच्छा क्वालिटी का है, उससे अच्छा और क्वालिटी का होना Yes, चाहिए मैं ताकि तो वो उसके bullet लेवल proof की हो जाए। बात कर रही हूँ. आप तो नंबर्स की बात कर रहे हो, मैं तो नंबर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ. मैं तो कैपेबिलिटीज़ की बात कर रही हूँ, पोटेंशियल क्वालिटी की बात कर रही हूँ. वो अपग्रेडेशन अभी हमारा चल रहा है. और इतने समय तक वो इतना नहीं ध्यान दिया जा रहा नहीं था। नहीं, ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन हम वी आर ऑल्सो ग्रोइंग इकोनॉमी बाय द वे. एवरीथिंग डिमांड्स मनी. आपको ऐसा लगता है कि जो जानबूझ के नहीं मैं तो पैसा नहीं खर्च करूँगा. अरे पैसा उस देश का होना भी तो चाहिए ना. उसके हिसाब से आर कंट्री इज़ इन्वेस्टिंग नाउ बिग टाइम. भाई अगर मेरा जितना पैसा, मतलब वो चादर फैलाने वाले कौन सा मुहावरा है, उसको अप्लाई करिए आप. लेकिन मेरा ये सवाल है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आर्मी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, तो फिर बजट में उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे क्यों नहीं रखा जा रहा है और लाड़की बहन छोटे को करा जा रहा है? 1999 तक जिस तरह की वॉर हम लोग लड़ रहे थे वो अलग थी बॉस. अब अलग हो गई है. जैसे ही पैराफिनल चेंज हुआ है, रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं. इस बार जो आपकी ऑप सिंदूर हुआ है ना, अरे गेम स्ट्रैटेजी वॉज एंटायरली डिफरेंट. टेल मी विच डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी वॉज अहेड. ये तो आप बताएंगे. अच्छा नहीं, आप लोग अब तो आप हमारा लोग जनरल नॉलेज भी बहुत वीक है। सो इट वॉज AD, राइट. आपको जो ज़मीन से आसमान को दागने वाला ड्रोन्स आपको था ना, दैट वॉज एट द प्राइम मोस्ट. और अभी तक बाकी सारे आपके ऑपरेशंस में क्या चल रहा था? इन्फेंट्री. इट वॉज अ गेम चेंज. हाउ डिड दिस हैपन? डिड यू सी द चेंज इन द स्ट्रैटेजी? एंड देन द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंटनेस. Did you see the air also coming in? Did you see the support by the Navy also? What a fantastic example of jointness, जो कि our ex-chief brought in the concept कि jointness आना ही आना चाहिए. The strategies are changing and that is demanding a different outlook altogether, development altogether. Central integrated commands are coming up. Integrated commands जो हैं, integrate all the services will operate together and do it. उसके लिए आपको अपना पैराफिनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड्स, इक्विपमेंट सब चेंज करना पड़ेगा. पहले था कि मुझे मालूम था कि बाईं ओर से एनिमीज़ कमिंग, ऊपर से आ रहा है, दाएं बाएं से, जहाँ से आ रहा है. अब मेरा एनिमी कहाँ से आ रहा है? डिजिट से आ रहा है, साइबॉर से आ रहा है. तो मुझे वहाँ पर भी तो अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सारा का सारा गेम प्लान इज चेंजिंग. कर्नल, डू यू फील कि इसके आगे कभी भी फेस टू फेस कॉम्बैट होगा नहीं? इट इज़ गोइंग टू बी द परसेप्शन वॉरफेयर. हर चीज़ अभी परसेप्शन वॉरफेयर हो गया. कल मैं एक मूवी देख रही थी मार्वल की. आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्वल मूवीज़. उसमें हाँ, स्पाइडरमैन इज़ वन ऑफ देम. कल मैं देख रही थी एक्स-मैन. नो, आई वाज सीइंग, हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज. ओके. उसमें दैट वन ऑफ द विलन, उसने, डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी अपनी सेना को वहाँ पर खड़ा कर दिया. एंड इट वाज सच अ फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ, डिफेंस, कि उस लेडी के लिए उसको तोड़ना नामुमकिन सा हो गया. व्हाट शी डिड, शी पुट अ डाउट इन वन ऑफ द सोल्जर्स. सी, यू विल डाई, व्हाट विल हैपन टू योर फैमिली, व्हाटएवर. ही रैन. एक पे आधा गिरने की देरी थी, बाकी सब कुछ खत्म हो गया. एंड दैट इज़ द वॉर दैट वी आर लुकिंग फॉर. आप मुझे इंटरनली तोड़ डालो, मैं बाहर से जितने मर्जी लॉयर्स, पुलिस, मेरे घर के, मगर मैं ही अंदर टूट जाऊंगी. मेरा ही मानसिक संतुलन गुम हो जाएगा. आई हैव मेरा ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग आई एम रिपीटिंग टाइम एंड अगेन, व्हाट इज़ माई ऑब्जेक्टिव? टू मेक यू वीक. लेकिन जैसा आजकल की डेट में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो एक्टिविटी की थी पाकिस्तान ने कि आप सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करें या ऐसा कुछ करें, क्या ये इस वन ऑफ दोज थिंग्स के आपको आपके मानसिकता के साथ खेला जा रहा है ताकि आप एक्शन गलत ले लो? यस, आपको प्रोवोक मैं कर दूं, आपको मैं प्रोवोक करूं और आप ऐसा हिंसाजनक कदम ले लो जिसकी वजह से मेरा उंगली क्या, तुमने किया, मैंने तो किया नहीं. सो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, लेकिन आपके पास नहीं. वेट, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन. समझ गया आप कहाँ पहुँच रहे हैं. मगर पाकिस्तान ने तो किया नहीं, आप इन्फर कर रहे हो. नाउ लेट्स से आपके दिमाग में है कि पाकिस्तान ने किया है
और आपने रिटालिएट किया, और आपने रिटालिएट करने के बाद आपने क्या किया, आपने जाकर के उनकी टेरिटरी में, उनकी स्टेट कंट्री में जाकर के किया, यू आर रॉन्ग. So please see Operation Sindoor is the most strategic strike that we have done. It was measured, it was focused, it was done in those areas जिसमें कि कोई आपको ये पिन पॉइंट नहीं कर सकता वर्ल्ड लेवल पे आपने पाकिस्तान पे अटैक किया. It was measured to tell them you do it, we do it. We have the capability also. Yes. तो सतर्क You रहे. escalate, we escalate. So it's a very beautiful warfare that is, I won't say beautiful, it is a very very beautiful नीति that was done. जिसने भी बनाई, kudos. ये ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की है तब एक बात और निकलती है इसमें कि सी बेसिकली इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पुट फॉरवर्ड वीमेन जैसे कि सोफिया मैम एंड व्योमिका मैम पुट फॉरवर्ड टू शोकेस ऑल्सो अ गवर्नमेंट एजेंडा, जो कि ऐसा कहा जाता है लोग न्यूज़ में. अभी कितना सही है उसमें मालूम नहीं. तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कितना होता है आर्मी के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एजेंडा. लोगों को कुछ और दिखा नहीं, सोचा नहीं. दिस इज़ रादर अ डिक्लेरेशन, अ मच appreciated declaration that we are a country which is now growing and keeping them at parlance. It was absolutely competence based. आप लोगों ने सब एक women देखा, मैं competence देख रही हूँ. Everybody was briefing. Did you see any difference in the briefing of Sophia ma'am, Vyomika ma'am, or any Vikram Mistry sir, or any the senior general officer who was giving the briefing? आपने difference देखा? लेकिन बाकी सारी जनता ने सिर्फ ये देखा कि वुमेन हैज़ बिन प्रोजेक्टेड ऑफ अ डिफरेंट, ये नया कुछ हो रहा है, कोई एजेंडा होगा. वी वांट टू ब्रिंग फोर्थ कि वी आर अ कंट्री which has got diversity and we have got a diversity of all kinds. और हमारे में ये क्षमता है कि हम किसी को भी, जो भी अगर हमें किसी भी लेवल पे वीक समझता है, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हमें वीक समझे या वो जेंडर के बेसिस पे हमें वीक समझे, हम उसी को ताकतवर बना कर के आगे लेकर आएंगे. एंड हमें वो करने में कोई दिक्कत नहीं है. हैट्स ऑफ टू दोज लेडीज़ हु टुक ऑन दैट ओनस कि इतने करोड़ जनता and in the spotlight of the entire world they stood there and communicated in the manner. What a demeanor. कितने लोग इस डेमिनर से कन्वे कर पाएंगे, कितने लोग उसके बाद में जब उनसे सवाल जवाब दिए गए, कितने लोग इस मेच्योरिटी से हैंडल कर पाएंगे. इट वॉज अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू एरा wherein the command of taking decisions, taking mature decisions was given to those frontier ladies. Women, the officers, I should not even saying ladies, officers, they are of the similar caliber, and that was established during that briefing. Now I just wanted to take a last question, जिसमें मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि लेडीज़ को किस एज में एंट्री मिलती है डिफेंस में, एंड क्या वो सारे 3 स्ट्रीम्स जो डिफेंस के आपने पहले समझाए उसमें आ सकती हैं, और क्या उनको सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन है कि फुल सर्विस कर सकती हैं वो? Okay. Yes. The same notifications जो मेल के लिए हैं वो वुमेन के लिए भी हैं. I think they can अलग अलग नोटिफिकेशंस है, बट नॉट बियॉन्ड 25.5 उसके बियॉन्ड नहीं. सबके लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेम है. टीए है टेरिटोरियल आर्मी, वो आपका एक एज लिमिट आगे तक जाता है, बट वो लेट अस लीव इट असाइड. एंड तीनों आर्म फोर्सेस, तीनों सर्विसेज में वो जा सकती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स. एंड आपका थर्ड सवाल क्या था? व्हाट इज़ द उनका कितना मतलब? अच्छा, नो एज लिमिट नहीं. आपने मुझे बोला वेदर इट इज़ अ शॉर्ट सर्विस कमीशन और अ परमानेंट. सी, अब ऑर्डर्स बड़े क्लियर आ चुके हैं. एनडीए में जो गर्ल्स जा रही हैं फिर वो आईएमए में जाएंगी, जो आईएमए से निकलेंगी वो बन जाएंगी परमानेंट कमीशंस, राइट? परमानेंट ऑफिसर्स, परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स बन जाएंगी. ये मेल ऑफिसर्स के लिए भी यही है, राइट? अब जो ओटीए में जाते हैं उनके लिए पहले से ही वो बहुत क्लियर है कि आपके इतने सारे साल, जो 14 साल तक आपका फिक्स है, आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन किया, उसके बाद में प्रो बोनो वैकेंसीज जो आते हैं, प्रो राटा बेसिस पे जो वैकेंसीज आती हैं, उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा. उसमें आपको परमानेंट कमीशन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, देन यू गो होम. इट इज़ लाइक दैट फॉर ऑल. ओके, बट अगर जो बंदी मतलब जो लेडीज़ हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं,
who cannot pass NDA and उनको कुछ है क्या स्कोप? NDA पास नहीं, NDA इज आफ्टर 12th, तो एंट्रेंस टेस्ट इज ईजिएस्ट एट NDA. देन अगर आपने CDS क्लियर करते हैं, सो CDS इज आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप OTA में जाते हैं. देर आर ओपनिंग्स कि अगर आप जैग ऑफिसर हैं, लॉ के ऑफिसर हैं, तो आप जैग के थ्रू भी जा सकते हैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर. आप जा सकते हैं एज ए NCC कैडेट. NCC आपने क्लियर कर दिया C सर्टिफिकेट के साथ, तो देर आर सर्टन अगेन नोटिफिकेशंस आर देर आर डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन. आजकल उसकी कट ऑफ्स अलग हो गई. आपको सर्टन परसेंटेजेस आने चाहिए. आपके C सर्टिफिकेट में एक अल्फ़ा ग्रेडिंग होनी चाहिए एंड B में भी कुछ अच्छा आपका लेवल होना चाहिए. उसके बाद आपको कॉल लेटर आएगा एंड देन यू कैन, आपका रिटर्न आपको माफ़ हो जाएगा एंड देन आप डायरेक्टली SSB के लिए जाते हैं. SSB इज़ अ 5-day अफेयर, उसकी अलग कहानी है. आप उसको क्लियर करते हैं. लेट से आपने NCC कैडेट हो, आपको NCC के थ्रू कॉल आ गया, आप SSB में जाओगे. SSB के 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2. स्टेज 1 पे अगर क्लियर करते हो तब जाके आप स्टेज 2 आप पे जा सकते हो. स्टेज 2 पे अगर आप क्लियर करते हो तो आपको रिकमेंडेड माना जाता है. देन आपका मेडिकल होता है. आपका मेडिकल क्लियर हो गया, ठीक है. लेट से आपका रिकमेंडेड हो गए, आप रिकमेंडेशन के बेसिस पे मेरिट पे आ गए, लेकिन आपका मेडिकल क्लियर नहीं है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा. ओनली एंड ओनली आपका रिकमेंडेशन हो गया, आप मेरिट में आ गए और आपका मेडिकल भी क्लियर है, तब जाकर के आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन सब सही है, आप तब जाकर के आप एकेडमी को ज्वाइन करते हैं. कोई एक अभी आर्मी में ऐसा क्लान है या जैसे रेजिमेंट होता है, पंजाब रेजिमेंट, ये नहीं, ऐसा वैसा नहीं. कोई लेडीज रेजिमेंट है? अरे नया मत इंट्रोड्यूस करो. वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी न्यूट्रल काइंड ऑफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. आप उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहते हैं. हम तो चाहते, इनफैक्ट वी डोंट इवन वांट कि SSB में अलग से बॉयज़ का टेस्ट अलग हो और गर्ल्स का अलग हो. हम उसको भी मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है गर्ल्स की अलग से बटालियन बनाने की. नो नो नो, लेट अस, वाई डू यू वांट टू डिफरेंशिएट ऑन दोज टर्म्स. हम चाहते हैं कि गर्ल्स कॉम्बैट में जाएं एंड हम वी आर वांटिंग टू मेक इट ओपन फॉर ऑल, और तब हम अलग से करें. नो, लेट्स नॉट गेट इनटू देयर. चलो मैम, आपका वक्त इतना सारा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड आपने हमारे सारे तरह के सवाल बेसिक से लेकर एडवांस सारों के जवाब दिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई होप जितनी भी ऑडियंस हमें देख रही थी वो कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगी इसमें से, चाहे वो वैल्यू हो या चाहे नॉलेज हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you so much, Praveen, and thank you so much, Rajesh, for asking. I just want to leave a very, very small line for each and everybody listening. There is no shortcut. इस दुनिया में कोई भी चीज़ का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, और अगर आपको लगता है वो शॉर्टकट है, बिलीव यू मी, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस आउटकम विच यू आर लुकिंग एट. मत करना वो. कोई भी चीज़ जहाँ पर एक अच्छी जगह पे जाना है, उसके लिए शिद्दत की सख्त ज़रूरत होती है. जितनी ज़्यादा शिद्दत, जितनी ज़्यादा पसीना बहा करके, जितनी ज़्यादा मेहनत करके वहाँ पर पहुँचोगे, उतनी ज़्यादा दैट थिंग विल लुक इवन मोर ब्यूटिफुल. सो प्लीज़ डोंट टेक अ शॉर्टकट फॉर योर हार्ड वर्क एंड लव इट. थैंक यू सो मच. Thank you so much.